भूगोल कक्षा 12 अध्याय संख्या 13 जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का वितरण, जनघनत्व और जनसंख्या वृद्धि। इस अध्याय से हमने पूर्व के वीडियो में जाना कि भारत में जनघनत्व वृद्धि किस प्रकार से है। आज हम इसमें देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से रही। जनसंख्या वृद्धि को देखने से पहले हम जानेंगे भारत में जनगणना। जनगणना कब से शुरू हुई, इसके आंकड़े किस तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, तो इस संबंध में हम चर्चा शुरू करते हैं। सन 1871 से पूर्व जनगणना के विश्वसनीय आंकड़े हमें प्राप्त नहीं होते। 1871 से पूर्व 17वीं शताब्दी के आरंभ में एक विद्वान है मोरलैंड, उनके अनुसार भारत की आबादी 10 करोड़ अनुमानित की गई थी। मोरलैंड विद्वान के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की आबादी 10 करोड़ है और 1850 के आसपास इसकी भारत की आबादी थी अनुमानित रूप से 15 करोड़। 1872 में हमारे देश में प्रयोगात्मक आधार पर कुछ राज्यों में अंग्रेजी सरकार ने जनगणना करवाई और 1874-75 में उस समय तत्कालीन समय में जो अंग्रेज लोगों की सरकार थी, उसने ब्रिटिश संसद में एक प्रपत्र जारी किया गया, संसदीय प्रपत्र। उसके अनुसार भारत में 23.8 करोड़ की जनसंख्या उस प्रपत्र में बताई गई। यानी कि हम देखते हैं कि 1871 से पहले के आंकड़े देख रहे हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में 10 करोड़ मोरलैंड के अनुसार, 1850 में 15 करोड़ अनुमानित और 1874-75 में संसदीय प्रपत्र के अनुसार 23.8 करोड़ की जनसंख्या थी। तत्पश्चात अंग्रेजी सरकार ने 1881 में भारत में पहली जनगणना करवाई और उस जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 25 करोड़, जिसमें आज का भारत अविभाजित भारत, उससे पहले जो अविभाजित भारत के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे, उनकी जनसंख्या भी शामिल थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों की जनसंख्या ही थी 25 करोड़ 1881 की जनगणना के अनुसार। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस तथ्य पर कि सन 1901 से लेकर सन 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से भारत में देखने को मिलती है। क्योंकि 1881 के बाद में सतत रूप से जनगणना होने लगी, निरंतर रूप से दशकीय जनगणना होने लगी और 2011 जनगणना हुई थी। तो हम 1901 से जनगणना के आंकड़े देख रहे हैं। 1901 में भारत की जनगणना थी 23 करोड़ 83,96,327 और यह जनगणना 10 साल के बाद, यानी 10 की वृद्धि इसमें होती है। 10 की वृद्धि होने के बाद में 1911 में हो गई 25 करोड़ 20,93,390। यानी कि इन 10 साल में, प्रारंभिक इस 10 साल में 1,36,97,63 लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। यह वृद्धि दर हम इसको आंकड़ों में देख रहे हैं, आंकड़ों में विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस दशक में वृद्धि दर रही 5.75% और औसतन वार्षिक वृद्धि दर है, उसका औसतन वार्षिक घातांक में इसको देखें तो ये थी पहले दशक में 0.56%। इस प्रकार से जो नेक्स्ट दशक है 1911 से 1921 का जो दशक था, ये जनगणना वर्ष था। इसमें भारत की आबादी 25 करोड़ 13,21,213 हो गई थी। और इस दशक की खासियत यह है कि इसमें पिछले दशक 1911 की जो जनगणना थी, जो 25 करोड़ 20,93,390 थी, उससे घट गई है। जहां 25 करोड़ 20 लाख थी, वहां अब हो गई 25 करोड़ 13 लाख। इस दशक में कमी दर्ज की गई। 7,72,117 व्यक्ति इस दशक में कम दर्ज किए गए। इसका जो मुख्य कारण था ये कि उस दशक में महामारी, अकाल, अन्न का अभाव और प्रथम विश्व युद्ध में जनसंख्या कम हुई। इस जनगणना को मैं
भली भांति तरीके से याद रखें, सन 1921 की जनगणना वर्ष वो जनगणना वर्ष था जिसमें भारत की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट हम लेते हैं इसी दशक में एक चीज और देख लेते हैं कि 1921 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर थी, वो थी -0.31%। और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि है वो रही इसमें -0.031%। इस जनगणना वर्ष को हम थोड़ा सही तरीके से याद रखें, ये भारतीय जनगणना का एक विभाजक वर्ष था। तत्पश्चात हम क्रमशः देखते हैं 1931 और उसके बाद की जनगणनाओं को। 1931 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर 11.60% वृद्धि हो गई, अब 11.60%, और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर रही 1.64%। तत्पश्चात 1941 की जनगणना वर्ष में औसतन वार्षिक घातीय जो वृद्धि है वो उसमें गिरावट दर्ज की जाती है 1.33% के साथ में, और 10 की वृद्धि दर 14.22% के साथ वृद्धि दर्ज की गई। तत्पश्चात आजादी के बाद पहली जनगणना आयोजित हुई थी 1951 में, जिसमें भारत की जनसंख्या बढ़कर हो गई 36,10,88,090। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आजादी के बाद भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो हमारा उत्तर होगा 36,10,88,090। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं थे। और 1951 की जनगणना में हमारे 10 की वृद्धि को हम देखें तो 10 की वृद्धि दर 13.31% और औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 1.25%। हमें यह ध्यान रखना होगा कि 1941 की जनगणना की तुलना में 1951 की जनगणना में औसत 10 की वृद्धि दर और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर दोनों में गिरावट दर्ज की गई। जैसे आप इसमें जो आपके स्क्रीन पे सारणी है इसमें देखें, दोनों में दर्ज वृद्धि में कमी दर्ज की गई। 1961 उस जनगणना में फिर से ये वृद्धि होती है। उसमें 10 की वृद्धि दर 21.51% और औसतन घातीय जो वृद्धि है वो 1.96%। 1971 की जनगणना, इसके आंकड़ों को हम देखेंगे। अब तक भारत की सभी जनगणनाओं में जितनी भी जनगणनाएं क्रमशः 1901 से हम पढ़ रहे हैं 2011 तक, उनमें सर्वाधिक वृद्धि दर इसी जनगणना वर्ष में दर्ज की गई थी 24.80%। और ये 10 की वृद्धि दर और जो औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर है वो 2.22%। इसके बाद में निरंतर गिरावट दर्ज की जाएगी। और इस जनगणना वर्ष में 1971 की जनगणना वर्ष में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, कंपटीशनों में ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ष था ऐसा जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो उसका उत्तर हुआ 1971। इस जनसंख्या में 54,81,00,000 भारत की लगभग जनसंख्या थी, 54,81,00,000। तदंतर अब हम जो पढ़ रहे हैं जनगणना वर्ष, इनमें निरंतर रूप से ये जनसंख्या वृद्धि दर गिरावट दर्ज की जाएगी। 1981 के आंकड़ों में 24.66% 10 की वृद्धि थी और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि थी 2.20%। सकल जनसंख्या 68.33 करोड़ लगभग। 1991 की जनगणना में 23.85% 10 की वृद्धि दर। आप देख रहे हैं कि क्रमशः इनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर 2.14%। सकल जनसंख्या लगभग 84.64 करोड़। 2001 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर 21.54%। औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1.95% और सकल जनसंख्या पहली बार बढ़कर भारत की 1 अरब को पार करके लगभग 102.86 करोड़ हो गई थी। अब हम ले लेते हैं 2011 की जनगणना को। 2011 की जनगणना वर्ष में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.64% और औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि दर रही 1.64%। इस समय इस जनगणना में भारत की जनसंख्या, सकल जनसंख्या 1,21,21,93,422
दर्ज की गई। राजस्थान को भी हमें साथ ही देख लेते हैं, राजस्थान के आंकड़ों की भी तुलना हो जाएगी। राजस्थान में जनगणना 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 6,86,21,012 व्यक्ति, और इसकी 10 की वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक रही, 21.44%। भारत भारत की जो सकल जनसंख्या है उसमें से राजस्थान की जनसंख्या 5.67% की रिकॉर्ड की गई, और भारत के सभी राज्यों में राजस्थान का जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8वां स्थान था। और भारत का विश्व के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करें तो भारत का विश्व में, भारत की जो जनसंख्या है, भारत का व्यक्ति है, वो हर छठा व्यक्ति भारत का निवास रहता है विश्व में, यानी विश्व का हर छठा आदमी भारतीय है। अब हम जान लेते हैं भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़े और प्राकृतिक वृद्धि दर के आंकड़े, क्योंकि जब भी किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ये दोनों पहलू अपनी भूमिका, अपने जो इनका दोनों पहलुओं का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के अंतर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। 1911 से शुरू करते हैं हम। 1911 की जो जनगणना थी, जिसमें जो अविभाजित भारत था, उसमें जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर थी 49, जो आज तक की जनगणना में सबसे हाईएस्ट है। 1911 में सर्वाधिक जन्म दर थी 49 प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और मृत्यु दर थी उस जनगणना में 43। तो मृत्यु दर और जन्म दर का बैलेंस जो रहा वो उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर आती है इसका अंतर 6। नेक्स्ट दशक में जो 1921 की जनगणना हुई उससे मृत्यु दर, जन्म दर में गिरावट दर्ज की जा रही है निरंतर रूप से, और जन्म दर 1921 की जनगणना में थी 48, और मृत्यु दर देखिएगा यहाँ पे कि अब तक की सभी जनगणना वर्षों में सर्वाधिक ही इसी जनगणना में मृत्यु दर देखने को मिलती है। इसमें मृत्यु दर थी 47, यानी इन दोनों का अंतर हम देखें तो मात्र 1 का अंतर आता है। प्राकृतिक मृत्यु दर 1 थी, वो 1921 का जनगणना वर्ष था। हमने पूर्व में इस बारे में चर्चा कर ली, क्योंकि निरंतर अकाल और महामारी और उस समय चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से हमारा देश गुजर चुका था। तदंतर हम देखते हैं कि जो मृत्यु दर है उसमें भी आज तक की जनगणनाओं में गिरावट दर्ज की जा रही है। जन्म दर 1911 में सबसे ज्यादा था, मृत्यु दर 1921 की जनगणना में सर्वाधिक थी। प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम 1921 की जनगणना वर्ष में देखने को मिलती है, और प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे अधिक हम बात करेंगे आगे भी 1981 की जनगणना वर्ष में देखने को मिलेगी। 1931 में जन्म दर 46 था, मृत्यु दर 36, और प्राकृतिक वृद्धि दर, इनका दोनों का जो अंतर है वो 10। 1941 में 45, क्रमशः 45 जन्म दर और मृत्यु दर 31, दोनों का अंतर 14। 1951 आजादी के बाद में पहली जनगणना हुई थी, उसमें जन्म दर भारत में 40 थी और मृत्यु दर 27, और दोनों का जो अंतर है वो 13। 1961 की जनगणना में जन्म दर 42, मृत्यु दर 23 प्रति हजार जनसंख्या के पीछे हम ये इसकी गणना करते हैं। दोनों का जो अंतर है प्राकृतिक वृद्धि दर है वो 19, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1971 की जनगणना में जन्म दर 41, यहां देखेंगे हम 41 की जनगणना में जन्म दर घट रही थी, 51 में भी घटी थी, 61 में बढ़ गई, 42 अंक हो गए, और 61 के बाद में 61 में मृत्यु दर है वो 23। 1971 में जन्म दर 41, मृत्यु दर 19, और दोनों का डिफरेंस है जिसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं 22। 1981 की जनगणना वर्ष को हम देखें कि जन्म दर 38, मृत्यु दर 15, और जो दोनों का डिफरेंस है, अंतर है, वो था 23, अब तक का सर्वाधिक। इस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है। 1991 में जन्म दर 30 था, मृत्यु दर 10 और अंतर 20। जन्म दर और मृत्यु दर में अब अंतर बढ़ने लग गया था।
2001 की जनगणना में जन्म दर 25, भारत का जन्म दर 25 रहा, मृत्यु दर 8, और जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो 17 अंकों की रही। 2011 की जनगणना, लेटेस्ट जनगणना जो थी, पिछली जनगणना, उसमें जन्म दर 23, मृत्यु दर 7, जो अब तक की सभी जनगणनाओं में दोनों ही कम रही। सभी जनगणनाओं में जन्म दर भी सबसे कम 2011 की जनगणना में देखने को मिलता है, और मृत्यु दर भी 2011 की जनगणना में ही देखने को मिलती है। दोनों का जो डिफरेंस है प्राकृतिक वृद्धि दर, वो 16 रही। इस तरह से हमने ये जो आंकड़े पढ़े हैं इनको हमें याद रखना होगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके साथ साथ डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चनों में, निबंधनात्मक क्वेश्चनों में हमें विश्लेषणात्मक तरीके से लिखने में इन आंकड़ों की आवश्यकता होती है। महती आवश्यकता को देखते हुए इनको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो जनगणना वृद्धि हुई है उसके वृद्धि काल को हमें अलग अलग भागों में बांटेंगे। मंद वृद्धि काल, तीव्र वृद्धि काल और घटती वृद्धि का समय। जो मंद वृद्धि काल है वो 1901 से 1921 का काल माना जाता है। इसमें इस पूरे काल में यानी 20 वर्ष में प्रतिवर्ष जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी 0.27%, और सन 1901 में जनगणना 23.84 करोड़ से बढ़कर, जो 23.84 करोड़ की लगभग थी, वो बढ़कर 20 साल में 25.13 करोड़ तक ही पहुंच पाई थी। इसका कारण ये था जो हमने पहले भी चर्चा की कि अकाल, महामारी, अन्न अभाव, जन्म मृत्यु दर में डिफरेंस का कम होना, यानी दोनों का अभी जो हमने बात की 1981 में 1921 में जन्म दर 48 थी, मृत्यु दर 47 थी, प्राकृतिक वृद्धि दर मात्र 1 रही। तो इस वजह से इस काल में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर रही, विपरीत रही, नकारात्मक रही 1921 की जनगणना में। तो दूसरा काल हम पढ़ते हैं स्थिर वृद्धि का काल। स्थिर वृद्धि का काल माना जाता है 1921 से 1951 तक का। इसको महान जनांकीय विभाजक माना जाता है भारतीय जनगणना में। हम इसके आंकड़ों को देखें तो इस पूरे 30 वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही 1.45%, और जो सकल जनसंख्या है 30 वर्ष में 25.13 करोड़ हमने 1921 में पढ़ी थी, वहां से बढ़कर इन 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या हो गई 36.11 करोड़, 1 करोड़। लगभग 30 वर्ष में लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हो पाई। तीसरा काल हम पढ़ते हैं तीव्र वृद्धि का काल। हमने जो अभी बात की 3 वृद्धि काल, इसके बजाय हम 4 वृद्धि काल, चार कालों में बांट कर पढ़ रहे हैं इसको। मंद वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल, तीव्र वृद्धि काल और घटती वृद्धि का काल। तो पहला काल मंद वृद्धि का 1901 से 1921 तक का, दूसरा स्थिर वृद्धि 1921 से 1951 तक का, और तीसरा तीव्र वृद्धि काल 1951 से 1981। इस दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्रता से बढ़ी थी। इसको द्वितीय जनांकीय विभाजक काल भी कहा जाता है। इस दौरान 2.2% प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि दर के साथ में जनसंख्या इन 23 वर्षों में 32 करोड़ बढ़ गई थी। 1961-71 में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जिसकी चर्चाएं हमने अभी पूर्व के आंकड़ों में पढ़ते समय विश्लेषण के दौरान कर ली। 1961-71 में सर्वाधिक वृद्धि होती है, इसको हम ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। मृत्यु दर 1951 में जहां 27 थी वहीं 1981 में 15, यानी कि इसका डिफरेंस घट रहा था। इस कारण प्राकृतिक वृद्धि दर बढ़ रही थी। जन्म दर 1951 में जहां हम पढ़ते हैं 40, 1961 में 42 और 1981 में 38। तो 1961 से लेकर 1981 तक का जो 20 साल का समय है उसमें मात्र 4 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। यानी जहां है तो ये जो प्राकृतिक वृद्धि दर है ये बढ़ती गई और जनसंख्या वृद्धि होती रही। अब इसके बाद में जो चौथा जो काल हम विभाजित कर रहे हैं, घटती वृद्धि का काल, ये 1981 से 2011 तक की जनगणना को माना जाता है। इसमें ना तो जन्म दर ज्यादा बढ़ रही है ना ही मृत्यु दर ज्यादा बढ़ रही है, दोनों लगभग स्थिर होती जा रही है। भारतीय जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। 2021 की जनगणना में माना जा रहा है कि चौथी अवस्था में हम प्रवेश कर जाएंगे। अब इस
जो ये चौथा काल हम पढ़ रहे हैं घटती वृद्धि का काल, इसमें जनसंख्या का स्तर थोड़ा स्थिर होती जा रही है। जनसंख्या इतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रही। इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है और परिवार नियोजन अपनाने लगे हैं। पढ़े लिखे साक्षर परिवार हैं, वो जनसंख्या वृद्धि। आगे हम जानेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, इनका हमें थोड़ा सा इन पे फोकस डालते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो भारत में लगभग सभी राज्यों में सन 1991 से लेकर जो 2001 का दशक था, इसकी तुलना में 2001 से लेकर 2011 तक के दशक में जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिलती है। दशकीय वृद्धि दर के प्रतिशत के दृष्टिकोण से लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमी दर्ज की गई। 1901 और 1991 से 2001 और 2011 से लेकर 2011 के दशक में तुलना कर रहे हैं हम। सबसे अधिक 8 राज्य, जनसंख्या अधिकता वाले 8 राज्य, उनको हम जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड पर महाराष्ट्र, 2011 की जनगणना में फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, चौथे पे बंगाल, पांचवे पे आंध्र प्रदेश, छठे पे मध्य प्रदेश, सातवें पे तमिलनाडु और आठवें स्थान पर हमारा राजस्थान। क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, इन सब में जो फर्स्ट नंबर पे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, वो उत्तर प्रदेश रहा था। 19 करोड़ 95,81,477 यहाँ की जनसंख्या दर्ज की गई थी। इन सब में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। सर्वाधिक गिरावट इन राज्यों की हम बात करें तो महाराष्ट्र में रही 6.7% अंक की, और न्यूनतम गिरावट इन राज्यों में 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश की थी 3.49%। यानी सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले इन सभी राज्यों में, उक्त 8 राज्यों में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। और सकल जनसंख्या में भी देखें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। लगभग सभी राज्यों में 2-3 राज्य अपवाद हैं जिनमें थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ी है, वृद्धि दर बढ़ी है। वो है तमिलनाडु, पुडुचेरी और छत्तीसगढ़। पुडुचेरी में सर्वाधिक, अन्य तो राज्यों की तुलना में जनसंख्या बढ़ी थी। सभी राज्य और केंद्रों में दशकीय वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई, इन 3 को छोड़कर 2011 की जनगणना में। और सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी, वो थी नागालैंड में -65%। नागालैंड में पिछले दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, और इस दशक में सबसे कम ऋणात्मक, सबसे माइनस में इसी राज्य की नागालैंड में सबसे कमी वाला जो राज्य आएगा वो नागालैंड था, टॉप में, जिसमें नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। नागालैंड के अलावा सिक्किम, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। और एकमात्र जनसंख्या में जो कमी दर्ज करने वाला राज्य नागालैंड हम याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या में नीचे से, जैसे ऊपर से हमने 8 राज्य पढ़े हैं, वैसे ही नीचे से भी हम 6-7 राज्य पढ़ लेते हैं। तो सर्वाधिक राज्य के विपरीत न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें नीचे से स्थान आता है लक्षद्वीप का, जिसकी जनगणना 2011 में जनसंख्या थी 64,429 व्यक्ति। यानी सकल जनसंख्या है भारत का, उसका 0.01% जनसंख्या लक्षद्वीप में थी। दमन द्वीप का सेकंड नंबर है, दमन द्वीप में 0.02% जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है ये, और चौथे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी चारों केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सकल जनसंख्या का 0.03% पाई जाती है। 5वें नंबर पर सिक्किम, और यदि राज्यों के लिए पूछा जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, उसका उत्तर होगा सिक्किम। वैसे इसका 5वां स्थान आता है नीचे से। सिक्किम में सकल जनसंख्या है वो है 6.07 लाख लगभग, और इसका प्रतिशतता भारत की जनगणना में, भारत की ये 2011 की जनगणना में समस्त भारत का 0.05%। छठे नंबर पर चंडीगढ़ 0.9% जनसंख्या रखता है। 7वें नंबर पर मिजोरम, ये भी 0.9% भारत की जनसंख्या रखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 7 राज्य हैं, क्रमशः लक्षद्वीप, दमन-दीव, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, चंडीगढ़ और मिजोरम,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर इन जो 7 हमने पढ़े हैं, इनमें भारत की जनसंख्या का 1% भी निवास नहीं करता। 1% से भी कम जनसंख्या इन राज्यों में निवास करती है। अब ये हमारा हुआ राज्यों की जनसंख्या के दृष्टिकोण से अधिकतम और न्यूनतम राज्य हमने पढ़े। अब हम जान लेते हैं कि 2001 और 2011 में तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से थे। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य उनको कहेंगे जिनमें 30% से भी अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। इसमें दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को रखते हैं। मध्यम जनसंख्या वृद्धि जिसमें 20 से 30% जनसंख्या वृद्धि को शामिल करते हैं। इसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया जाता है। इन राज्यों में जनसंख्या का जो वृद्धि का कारण है इस क्षेत्र में निवासरत जनसंख्या असाक्षर है, निरक्षर है और अपना इनमें जो जनसंख्या को रोकने के लिए जो सरकारी प्रयास है उसका अभाव रहा है। सरकारी प्रयासों की भी कमी देखने को मिली और लोगों में जागरूकता की भी कमी थी। और तीसरे नंबर पर हम रख लेते हैं कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, जिसको 20% से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। उसमें जो उपयुक्त हमें पढ़े उन राज्यों के अलावा लगभग समस्त भारत को शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से ये जो आंकड़े हैं भारत के जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़े हैं, इनको हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा 12 में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अनेक कंपटीशन परीक्षाओं में आप उसको नीचे से छोटी से छोटी नौकरी से लेकर आईएएस लेवल तक की एग्जाम्स के लिए जब भी आप इन एग्जाम्स को इनको फेस करोगे, इन एग्जाम्स में एंटर करोगे, तो ये सब आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, अगले हम आंकड़े लेकर आएंगे लिंगानुपात के। तब तक आप इनको देखिए, याद करिए, समझिए और यदि कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में हम उसको क्लियर कर लेंगे। थैंक्स।